अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और नावल्स इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है कैसी तेरी खुदगर्जी और मिन्नत इमरान ने लिखा है। बहुत ही अच्छा नावल है। आई होप आपको पसंद आएगा। नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की तरफ। बाबा, आखिर आपको समझ क्यों नहीं आती? मैंने कितनी बार कहा है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। आखिर आपको क्यों समझ नहीं आती? उसकी बात पर शाहनवाज साहब ने हाथ में थामी पकड़ी फाइल सामने टेबल पर रखी और पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। क्यों गाजी, क्या मसला है तुम्हें आखिर इस शादी से? मैं अपने दोस्त को ज़ुबान दे चुका हूँ और मैं इस ज़ुबान से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। तुम्हारी शादी तो होकर ही रहेगी, इसलिए ये रोज़ का ववेला छोड़ो और शादी की तैयारी करो। अभी वो कुछ और कहता, शाहनवाज साहब ने उसे हाथ उठाकर उसे कुछ भी मज़ीद बोलने से मना कर दिया। बस मैं अब और एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा, अब तुम जा सकते हो। उन्होंने वो फाइल दोबारा उठाई जो कुछ देर पहले वो पढ़ रहे थे। गाजी ने गुस्से से मुठ्ठियाँ बीती और ज़ोर से दरवाज़ा बंद करता निकल गया। अपना गुस्सा वो दरवाजे पर उतार गया था। शीना, तुमने पैकिंग कर ली? असलान साहब ने शीना को आज डिनर पर देखा तो पूछा। इतने दिनों से वो उनके सामने नहीं आई थी। डैड, आपको मैं बता चुकी हूँ कि आई डोंट वांट टू गो पाकिस्तान। आपने जाना है तो जाएं, मैं नहीं जाने वाली। उसने चखते वाले अंदाज में चम्मच फेंकी और कुर्सी घसीटती असलान साहब की तरफ बगैर देखे अपने रूम चली गई। असलान साहब वहीं सर पकड़कर बैठ गए। शीना उनकी इकलौती औलाद थी। वो खुद इकलौते थे, ना कोई बहन ना भाई। वालिदैन की वफ़ात के बाद वो अकेले हो गए थे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को खैराबाद कहा और लंदन अपने दोस्त के पास आ गए। यहाँ उन्हें काफ़ी वक्त लगा सेट होने में, मगर आखिर उनकी दिन रात की मेहनत रंग लाई और अब वो अपने पाँव पर खड़े होने में कामयाब हो गए। अब यहाँ उनका एक नाम था। यहाँ उनकी ज़िंदगी में सफ़ीना बेगम आई। सफ़ीना बेगम से उनकी पहली मुलाकात एक पार्टी में हुई और बात शादी पर ख़त्म हुई। सफ़ीना बेगम बेतहाशा खूबसूरत थी, मगरब में रहते हुए भी वो मुकम्मल मशहूर थी। यही वजह थी कि उन्हें जब असलान साहब ने प्रपोज़ किया तो उन्होंने वक़्त नहीं लगाया और हाँ कर दी करने में। असलान साहब जब की सूरत में उन्हें बेहतरीन शरीके सफ़र नज़र आ रहा था। असलान साहब सफ़ीना बेगम को पाकर बेहद खुश थे, लेकिन ये खुशी उन्हें ज़्यादा रास ना आई। शीना की पैदाइश के वक़्त कुछ पेचीदगी की वजह से सफ़ीना बेगम का इंतकाल हो गया। अरसलान साहब की तो दुनिया ही अंधेर हो गई। वो पूरी तरह टूट जाते अगर उनके सामने उनकी बेटी ना होती। शीना की खातिर उन्होंने खुद को संभाला। शीना अपनी माँ की तरह बेतहाशा खूबसूरत थी। सुर्ख और सफ़ेद रंग, तीखे नकुश, लंबे शहद रंग बाल और कांच सी हेज़ल ब्राउन आँखें। सुर्ख और सफ़ेद रंग का तीखे नकुश, लंबे शहद रंग बाल और कांच सी हेज़ल ब्राउन आँखें, लेकिन इस पर मगरब का रंग बहुत चढ़ गया था। सफ़ीना बेगम जैसी मशहूरी नहीं थी, शीना उसके बरकस थी। वो मुकम्मल मगरबी रंग में रंग गई थी। डेटिंग, स्मोकिंग, क्लबिंग, डांसिंग, सब मगरबी खसलतें इसमें पाई जाती। असलान साहब बिज़नेस की वजह से शीना को टाइम नहीं दे पाते थे, इसलिए उसने अपनी दुनिया बना ली थी। असलान साहब को तब खबर हुई जब बहुत देर हो चुकी थी। शीना उनकी इकलौती औलाद थी, वो उसे यूँ तबाह बर्बाद नहीं होते देख सकते थे। उनकी बर्दाश्त की हद हो गई थी। इस दिन जब उन्होंने शीना को ड्रिंक किए लड़खड़ाते आधी रात को एक लड़के के साथ घर में दाखिल होते देखा, असलान साहब के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उन्होंने इसी वक्त अपना बिजनेस वाइंड अप करने और पाकिस्तान जाने का फ़ैसला किया और शीना को भी अपने फ़ैसले से आगाह कर दिया। जब से उन्होंने शीना को पाकिस्तान जाने का फ़ैसला सुनाया, उसका सामना करना छोड़ दिया। आज इतने दिनों बाद वो उन्हें डिनर पर नज़र आए, लेकिन आज भी वो इनकार कर गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करें कि शीना मान जाए। वो इसकी ज़िद्दी फितरत से पूरी तरह आगाह थे। वो कोई ऐसा तरीका सोच रहे थे जिससे शीना पाकिस्तान जाने पर मान जाती। आज उन्हें सफ़ीना बेगम की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। अम्मू जान, तो वो दरवाज़ा खोलकर सीधा उनकी गोद में आकर सर रख कर लेट गया और आंखें मूंद ली। सुरैया बेगम अम्मू जान को अपने बरू पोते पर बेतहाशा प्यार आया। वो इसकी आदत से वाकिफ़ थी। जब भी वो गुस्से में होता या नाराज़ होता तो उसी तरह आकर उनकी गोद में आंखें मूंद कर लेट जाता। क्या बात है आगाज़ी मेरी जान, उन्होंने प्यार से उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए पूछा। अम्मू जान, आप अपने हिटलर को समझाती क्यों नहीं हैं? वो क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हैं? मैंने शादी नहीं करनी, और जब कभी करनी भी हुई तो आपकी पसंद से करूँगा, ना कि हिटलर की। और अपनी तरह मेरे लिए भी कोई हिटलर ही ढूंढेंगे।
उसने मुंह फैलाया। बाप को इतलत कहते हो शरीफ? अम्मू जान ने गाजी के कान खींचे। उसने एहतजाज किया। मेरे प्यारे गाजी, मेरी तरफ देखो। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके कान छोड़े। ये तुम्हारे बाबा का नहीं, मेरा भी फैसला है। मैंने लड़की की तस्वीर देखी है गाजी, और यकीन मानो मुझे बहुत पसंद आई। वो लड़की पहली नज़र में ही मेरे दिल में उतर गई। मैंने तुम्हारे लिए हमेशा जैसी लड़की सोची वो उससे बढ़कर है। मुझे यकीन है जब तुम उसे देखोगे ना तो अपने बाबा से सारे गिले शिकवे दूर कर लोगे। अम्मू जान, उसने खुफ्ती से उनकी गोद से सर निकाला। अभी वो उठकर जाने लगा। सुरैया बेगम ने एकदम उसका हाथ पकड़कर वापस बिठाया। तुम्हें अपनी अम्मू जान पर यकीन नहीं क्या? उन्होंने हाथों के प्याले में उसका फूला चेहरा थामा। ये भी कहने की बात है अम्मू जान। अब उसने अकीदत से उनके दोनों हाथों पर बोसा दिया। अपनी माँ की वफ़ात के बाद एक अम्मू जान ही तो थी जिससे उन्हें सीने से लगाया। शाहनवाज साहब की सख्त तबीयत के बायस वो इनके करीब नहीं हो पाया था। इस इसके लिए सब कुछ उसकी अम्मू जान थी, जब से वो खुद से ज़्यादा प्यार करता था। गाजी, अब तुम इस शादी से इनकार नहीं करोगे? अपनी अम्मू जान पर यकीन रखो, तुम्हारे पापा का फैसला बेहतरीन होगा तुम्हारे लिए। उन्होंने प्यार से उसका माथा चूमा। ओके अम्मू जान, सिर्फ आपकी खातिर मैं इससे शादी के लिए राज़ी हूँ। तो ठीक है मेरी जान, जाओ और अब हुलिया ठीक करो। अब मुझे तुम एकदम मुस्कुराते नज़र आओ। ओके अम्मू जान, शाम में मिलते हैं। वो उन्हें गले लगाता बाहर निकल गया। सुरैया बेगम के सर से भारी बोझ उतर गया। गाजी के आने से पहले उन्हें शाहनवाज साहब की कॉल आई थी और उन्होंने गाजी को मनाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी। उन्होंने अपनी तस्वीर उठाई और पढ़ने लगी। उन्होंने गाजी को तो मना लिया था, पर न जाने आने वाला वक्त शाहनवाज साहब के इस फैसले का क्या नतीजा दिखाने वाला था। हेलो एवरीबॉडी। क्लब में दाखिल होते ही वो सीधा अपने दोस्तों के पास आया था और घुटनों से कटी ब्लू जीन्स और काली हाफ स्लीव शर्ट पहने था। माथे पर लापरवाही से बिखरे बाल और हाथ में ढेरों बैंड्स पहने वो क्लब में खड़ी हर लड़की का दिल दह रहा था, मगर वो सबसे लापरवाह सीधा अपने ग्रुप की तरफ पास आया। ओ है और मिचल, वाई यू लेट? नथिंग यार, बस कोई काम था। वेयर इज शीना? उसने इधर उधर उसे ढूंढते हुए कहा। अरे शीना तो अब तक पाकिस्तान लैंड कर चुकी होगी। अंजीला ने उसके विस्की का गिलास पकड़ाते हुए कहा। वाट? वो गुस्से से धारा और गिलास सीधा दीवार पर दे मारा। उसकी धाक पर एक पल के लिए पूरे क्लब में खामोशी छा गई, मगर अगले ही पल वो सब अब दोबारा अपने शुगल में मशगूल हो गए। अक्सर जब किसी को चढ़ जाती तो शराब तो वो ऐसे रिएक्ट करता था। अरे चिल, जस्ट चिल ब्रो, तो इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता था? स्टेफन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे रिलैक्स करना चाहा। नहीं, मुझे नहीं पता था। शीना ने मुझे कुछ नहीं बताया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की? मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। वह लंबे लंबे ढक भरता तेज़ी से निकल गया। अरे उसे क्या हुआ? ग्रुप के लिए उसका रवैया हैरानकुन था। अरे छोड़ो यार, हम क्यों दिल पर लें? लैला ने आगे बढ़कर सबके गिलास भरे और अगले ही पल वो भी बेहोश होकर क्लब में नाचने वालों में शामिल हो गए थे। गाजी, यस जस्ट डैड, मेरी आज ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए तुम एयरपोर्ट चले जाना। 9 बजे की फ़्लाइट है। ओके डैड, उसने क्लास में जोश डालते हुए कहा। बट आ कौन रहा है? तुम्हारे आने वाले ससुर। शाम पर पहुंच जाना। नवाब साहब ने नेकमन से मुंह साफ किया और पास बैठी सुरैया बेगम को खुदाहफिज कहते बाहर निकल गए। अम्मूजान, नो एक्सक्यूज़। गाजी, जल्दी से तैयार हो जाओ। कौन कहा जा रहा है? इतने में अली आकर सुरैया बेगम के साथ वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। अली गाजी की फूफो का बेटा था, जिसका घर साथ ही था, इसलिए वो अक्सर किसी भी टाइम टपक पड़ता था। गाजी की घूरती निगाहों की परवाह किए बगैर अम्मूजान से मुखातिब था, साथ साथ पराठों से भी पूरा इंसाफ कर रहा था। तुम सही वक्त पे आए अली, तुम्हारे मामू के दोस्त और गाजी के होने वाले ससुर आ रहे हैं 9 बजे की फ़्लाइट से। तुम भी गाजी के साथ जाना। सॉरी अम्मूजान, पर मैं लंगूर साथ तो लेकर नहीं जाऊंगा। गाजी ने हरी झंडी दिखाया और अली को तो अछू ही लग गया लंगूर के नाम पर। अम्मूजान, देखिए ये आपके हसीन नवासे को लंगूर कह रहा है। खुद कौन से यूसुफ सानी हो तुम? और बाकायदा हाथ झाड़कर लड़ाका औरतों की तरह खड़ा हो गया। यूसुफ सानी से कम भी नहीं हूँ बकौल अम्मूजान के। उसने आंख दबाकर उसे रो तपाया। गाजी, अली बस भी करो, ये बच्चों जैसी
लड़ाइयाँ, तुम दोनों जा रहे हो, उठो गाजी, तुम तैयार हो, और अली, जब तक तुम मुझे मेरे रूम छोड़ आओ और मेरी ऐनक ढूंढ दो, कल से रख कर भूल गई हूँ, मिल ही नहीं रही। अली गाजी को मुंह चढ़ाता अम्मुजान को लेकर चला गया। पीछे गाजी ने भी उठकर रूम की तरफ बढ़ गया। वो जानता था अम्मुजान जानबूझकर अली को साथ ले गई, वरना जहाँ अली और गाजी हों वहाँ कभी सुकून हो ये मुमकिन ना था। जैसे ही जहाज़ ने टेक ऑफ किया, असलान साहब का दिल मुसरत से भर गया। आज पूरे 20 साल बाद वो अब सरजमीन पर कदम रखने वाले थे। उन्होंने साथ वाली सीट पर लापरवाही से आंखें बंद किए शीना को देखा, जिसके चेहरे पर खुशी की कोई रमक ना थी। वो जानते थे उन्होंने किस तरह इसे पाकिस्तान लाने पर रजामंद किया था। इस दिन जब शीना ने इनकार करके चली गई और रात उन्हीं से उन्होंने जाकर गुजारी थी, वो अपने जिगर के टुकड़े को यूँ अपनी आंखों के सामने तबाह होते नहीं देख सकते थे। तभी उन्हें उनके शीना दोनों तो दोस्त शाहनवाज की कॉल आई। इतने अरसे बाद उनकी कॉल देखकर असलान साहब की खुशी की इंतहा नहीं रही। उन्हें इस वक्त एक कंधे की अशद ज़रूरत थी जिस पर सर रख कर वो अपना गम हल्का कर सके। उनका जब जवाब दे गया, वो अपने दोस्त के सामने फुट फुट कर रो दिए। शाहनवाज साहब वही दोस्त जिनके पास वो अपने माँ बाप की वफ़ात के बाद गए थे। उन्होंने एक साथ बिजनेस शुरू किया, ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा साथ गुजारा। फिर जब शाहनवाज साहब की शादी तय पाई तो वो लंदन को खैराबाद कह गए। उन्होंने असलान को भी अपने साथ वापस पाकिस्तान लाना चाहा, लेकिन उनका कौन था पाकिस्तान। तब उन्होंने माजरत कर ली। पहले पहले तो रोज़ कॉल पर बात होती थी, फिर मसरूफियत कुछ इस तरह बढ़ी कि राब्ते ना होने की सूरत रह गया। महीनों बाद कॉल पर बात होती थी। जब भी कॉल होती, शाहनवाज उन्हें पाकिस्तान बुलाते, हर बार वो टाल जाते। आज उन्हें शाहनवाज साहब की बात ना मानने पर बहुत अफसोस हो रहा था। आज पूरे 1 महीने बाद उनकी कॉल आई थी। अरसलान साहब ने अपना दिल खोल कर रख दिया अपने दोस्त के आगे। शाहनवाज साहब ने ना सिर्फ उन्हें हौसला दिया बल्कि शीना को अपनी बहू बनाने की भी पेशकश कर दी, जैसे असलान साहब ने झट से कबूल कर ली। बाकी शीना को मनाने का तरीका भी उन्होंने ही समझाया। पहले तो असलान साहब हिचकिचाए, पर फिर शाहनवाज साहब के समझाने पर मान गए। अगली सुबह वो उठे तो पुरसकून थे। वो सीधा शीना के कमरे में गए। वो नॉक किए बगैर कमरे में दाखिल हुए। डैड आप? शीना ने एकदम सिगरेट पीछे छुपाई हुई कहा। सब समझते हुए भी वो अनजान बन गया। बैठो शीना, मुझे तुमसे आखिरी बार पूछना है, तुम पाकिस्तान आ रही हो मेरे साथ या नहीं? ऑफ कोर्स डैड, नो नेवर। मैं आपको अपना जवाब दे चुकी हूँ। फाइन, ओके। असलान साहब ने उसे गले से लगाया। कुछ हो मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना। शीना अपने डैड के रवैये पर हैरान थी। यकदम उन्होंने अपना हाथ आगे किया, जो कब से कमर के पीछे किए हुए कि इसमें चमकता पिस्टल सामने किया और यकदम अपनी कनपट्टी पर रख दिया। तुम्हारे बगैर मैं ठीक कर क्या करूँगा? शीना, तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहती हो, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ नहीं सकता। इससे अच्छा है मैं भी तुम्हारी मॉम के पास चला जाऊँ। उन्होंने ट्रैगल पर हाथ रखी। शीना तो कुछ पल के लिए हवास बाख्ता हो गई। जब कुछ समझ आई तो यकदम असलान साहब के हाथ से पिस्टल छीना। व्हाट द हेल इज़ दैट? मैं जाऊँगी आपके साथ, आप प्लीज़ खुद को तकलीफ़ मत दीजिएगा। वो उनके सीने से लगी फुट फुट कर रोने लगी। असलान साहब ने उसके यूँ मान जाने पर दिल में खुदा का शुक्र अदा किया और अगले ही दिन की टिकट करवाई। वो उसे जल्द अज जल्द इस माहौल से निकालना चाहते थे। झटका लगने से वो अपनी सोचों से बाहर आए। जहाज़ लैंड कर चुका था। शीना, उठो जाओ, उठो जान, हम पहुंच गए हैं। वो कसमका कर उठी, खूबसूरत आंखें खोली और सीट बेल्ट खोलने लगी। असलान साहब ने अपनी बेताशा खूबसूरत बेटी को नज़र भर के देखा और दिल में उसकी दायमी खुशियों की दुआ मांगने लगे, मगर कौन जाने उनकी दुआएं कबूल होंगी या नहीं। कमरे में नींद तारीखी थी। जगह जगह सिगरेट के टुकड़े और वाइन की बोतलें, खाली बोतलें पड़ी थी। वह जब से क्लब से वापस आया था कमरे में बंद था। माइकल को यकीन नहीं आ रहा था कि शीना जा चुकी, वो भी उसे बताए बगैर। पूरे 3 साल लगे थे उसे शीना को अपने रंग में रंगने में। आज जब वो अपनी कामयाबी से चंद कदम फासले पर था, वो उसकी पहुंच से दूर जा चुकी थी। शीना से उसकी पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी। वो अपने ग्रुप के साथ खड़ा गेट से अंदर जाने वालों पर कमेंट्स पास कर रहा था। जब वो अंदर दाखिल हुई, स्ट्रेट जीन्स और रेड शॉर्ट फ्रॉक पहने, वो काफ़ी घबराई हुई थी। उसके लंबे बाल खुले थे जिन्हें उसने लापरवाही से एक साइड डाल रखा था। इतना मुकम्मल हुस्न माइकल और उसके ग्रुप ने पहली बार देखा था। व्हाट अ ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल। माइकल के मुंह से बेख्तियार अल्फाज निकले और वो एक ट्रांस की कैफियत में उसकी तरफ बढ़ा, जो अपने ध्यान में जा रही थी। अपनी तरफ एक लड़की को आता देखकर रुक गई। हाय, आई एम माइकल। उसने पास आकर हाथ आगे बढ़ाया। पहले तो उसने इस लड़के को हैरानगी से देखा है। ब्लैक जीन्स और ब्लैक ही शर्ट पहने और हाथ में बैंड्स पहने वो बिलाशुबा एक डैशिंग लड़का था। उसके चेहरे पर दोस्ताना मुस्कुराहट थी। शीना ने कुछ सोचते हुए उसका हाथ थाम लिया।
हेलो, आई एम शीना, न्यू एडमिशन, गुड नेम, आओ मैं तुम्हें अपने ग्रुप से मिलवाऊँ। वो उसे बेतकल्फ़ी से कहता हाथ पकड़कर अपने ग्रुप के पास ले आया। इनसे मिलो, ये हैं स्टेफन, अंजेला और लीला, और मुझसे तुम मिल ही चुकी हो। आई एम मैकल। उसका पूरा ग्रुप इस हुस्न के मूरत को हैरानगी से देख रहा था। गाइस, ये शीना है और आज से ही हमारी न्यू ग्रुप मेंबर। सब ने उसे खुशी से वेलकम किया। शीना के सर से ढेरों बोझ उतर गया। आज उसका पहला दिन था यूनिवर्सिटी में। वो बहुत कंफ्यूज थी। उसे उसे ये लोग अच्छे लगे और जल्द वो इनमें घुल मिल गई। इनमें भी ज़्यादा हाथ माइकल का था। वो उसे बेतकल्फ़ी से डील कर रहा था, जैसे वो शुरू से ही ग्रुप का हिस्सा हो। वो पूरे 3 साल शीना उनके ग्रुप में का हिस्सा रही। इस पूरे अरसे में माइकल ने उसे हर जगह प्रोटेक्ट किया। वजह शीना की बेताशा खूबसूरती थी, जो अच्छों का ईमान ख़राब करने सबब थी। कई लड़कों ने उसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहे, पर माइकल ने उसको ऐसा सबक सिखाया कि फिर किसी ने उसकी तरफ देखने की भी जरूरत ना की। वह एक ब्लैक बेल्ट था, जिसका इस्तेमाल वो बेदरे करता था। शीना उस पर आंख बंद करके इतमार करने लगी थी। वो एक ऐसी गुड़िया बनने लगी थी जिसकी चाबी माइकल के हाथ में थी। उसने उसे पूरी तरह अपने रंग में रंग लिया। मगर ये क्या, आज अचानक ही वो खाली हाथ रह गया और शीना से दूर हो चुकी थी। नो 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 नो, शीना बेबी, इतनी आसानी से तो वो उसकी दस्तबरदार होने वाला नहीं था। आई एम कमिंग बेबी, आई एम कमिंग, वो मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। उसने खुद कलामी की और तेज़ी से एक नंबर डायल करने लगा। वो जल्द पाकिस्तान पहुँचना चाहता था। गाजी और अली कब उसे एयरपोर्ट पर खड़े उनका वेट कर रहे थे। फ़्लाइट टेक ऑफ हो चुकी थी। वो उनके बाहर आने का वेट कर रहे थे। गाजी फुल ब्लैक जीन्स और शर्ट में था। हाफ स्लीव में उसके मसल्स नुमायाँ थे। उनके चेहरे पर बेजारी थी। उसके बरकस अली ने ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहनी थी। जेल से बाल सेट किए बालों इस हर तरह काफ़ी सूट कर रहे थे। अली भी काफ़ी डैशिंग लड़का था, पर गाजी के मुकाबले में थोड़ा कम। यार गाजी, मुझे समझ नहीं आ रही हम इन लोगों का पहचानेंगे कैसे। हिटलर ने हमें पिक्चर भेजी हुई है मेरी उन्हें भेजी हुई है मेरी। गाजी ने मुंह बनाकर कहा, यार अब तो तू इतना अपना सड़ा हुआ मुंह ठीक कर ले, वरना भाभी क्या सोचेगी तेरे बारे में। अभी गाजी कुछ जवाब देता कि एक मर्दानी उम्र के शख्स ने उस आगे बढ़कर गर्मजोशी से गाजी को गले लगाया। कैसे हो माई सन, उन्होंने उससे पीछे करते हुए पूछा। फ़ाइन अंकल, गाजी ने 2 लफ्ज़ में जवाब दिया। मुझसे मिलिए अंकल, मैं अली हूँ, गाजी का कज़न। भाभी, मेरा मतलब है कि आपकी बेटी किधर है हो रही, उन्होंने पीछे मुड़कर कहा। एक लड़की बेदिली से ट्राली धकेलती उनकी तरफ आ रही थी। वो ब्लैक जीन्स और ब्लू शर्ट पहने हुए थी। धूप में उसका चेहरा तमतमा रहा था। जब वो इसके पास पहुंची, गाजी ने बिला इरादा उसकी तरफ देखा और फिर नज़र हटाना भूल गया। कोई इतना हसीन भी हो सकता है? गाजी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसे पहली बार अपना दिल हाथों से निकलता दिखाई दिया। वो कितनी देर से देखता रहा कि अली ने उसका कंधा लाया। यार बस भी कर, अब गाड़ी में बैठ। भाभी और अंकल बैठ चुके गाड़ी में। गाजी एकदम होश में आया। उसे अपनी बेख्तियारी को बेहद शर्मिंदगी हुई। उसे पता ही ना चला कब वो उसके पास से गुजर के गाड़ी में बैठ गए थे। उसने फिर दोबारा पूरा रास्ता नज़र नहीं उठाई। उसे डर था अपनी बेख्तियारी का, कहीं फिर से वो बेख्तियार ना हो जाए। 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद वो घर पहुँचे। अम्मुजान हाल में उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। वह ऐसे हद है गाजी, तू नदीदे की तरह भाभी को देख रहा था। क्या सोच रही होगी भाभी? हाउ बैड योर इम्प्रेशन ही। गाजी पर पूरा भाभी पर पूरा असर पड़ा। बुरा पड़ा। चीची बड़े अफसोस की बात है। अली ने मुझमें अफसोस किया। ये शर्ट आप जो भी हो बेख्तियारी हुआ। गाजी ने अली को लताड़ा। अली, गाजी इधर आओ। वहाँ क्यों खड़े हो? डैड, आई वांट टू रेस्ट, प्लीज़ मुझे मेरा रूम दिखा दें प्लीज़। अरसलान साहब को उसका लतमारा अंदाज़ पसंद नहीं आया। वेट शीना, अभी तुम सबसे मिल लो। कोई बात नहीं अरसलान बेटा। अरसलान बेटा, थकी हुई है हमारी बेटी। जाओ अली, बहन को उसका रूम दिखाओ। वाई नॉट, अम्मू जान आए। शीना अली से दोस्ताना अंदाज में कहा, जो इस इंतज़ार में था कि वो इसका शुक्रिया अदा करेगी। उसने उसे दरवाजे से बाहर का रास्ता दिखाया। यू में गो नाउ, और धड़ से दरवाज़ा बंद कर दिया। अली अपना सा मुँह लेकर रह गया। क्या भाभी मिली है? हिटलर गाजी के आने वाले वक़्त में इस हरकत का सोच के वो बेख्तियार मुस्कराया। अब आएगा ऊँट पहाड़ के नीचे। वो सीटी की धुन बजाता नीचे चला गया। क्या अम्मू जान और सलाम साहब बैठे कुछ गप्पियों में मसरूफ़ थे। वो गाजी के कमरे की तरफ बढ़ गया। आकर उसे रिव्यू करना था।
माइकल इस वक्त पाकिस्तान एयरपोर्ट खड़ा था। उसने जो इन्फॉर्मेशन निकलाई थी उसके मुताबिक शीना आज से 2 दिन पहले अपने वालिद के साथ इस्लामाबाद पहुंची थी। वो 1000 बार इसका नंबर डायल कर चुका था पर नंबर 2 दिन से लगातार बंद ऑफ आ रहा था। वो इस्लामाबाद तो पहुंच गया लेकिन शीना यहाँ किधर है वो नहीं जानता, लेकिन वो उसे जल्द ढूंढ लेगा, उसे खुद पर यकीन था। अब यहाँ रहकर उसने शीना को जल्द अज जल्द ढूंढना था। आज शीना बेबी, तुम्हारी खातिर मैं यहाँ तक आ गया, तुम्हें लिए बगैर जाऊँगा नहीं तो नहीं। उसने हाथ देकर टैक्सी को रोका और उसका रुख होटल की जानिब था। शीना कमरे में घुसी तो रात डिनर पर भी नहीं निकली। अली कई बार अब उसके दरवाजे के चक्कर लगाकर नाकाम लौटा। गाजी खा लो खाना खाना खा, गाजी खाना तो खा रहा था पर उसका मुकम्मल ध्यान इस दुश्मन जान की तरफ था जो उसकी दिल की दुनिया तहवाला करने के खुद पुरसुकून थी। अली गाजी की बेचैनी नोट कर रहा था, उसे उसकी हालत मज़ा दे रही थी। शाहनवाज साहब और अरसलान साहब ने जाने कौन सी बहस में लगे थे। लगता है यार गाजी, तू तो भाभी पर पूरी तरह लट्टू हो चुका है। लेकिन ची 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 भाभी, मुझे हिटलर की जानशी लगती है। लगता है मामू ने सच में तुम्हारे लिए हिटलर ढूंढी है अपने जैसी। यार मुँह अच्छा ना हो ना बात, कम से कम बात तो अच्छी कर ले। गाजी ने अली की बात पर बुरा मुंह बनाते हुए कहा, यार मैंने जो अभी तक देखा वो ही बता रहा हूँ, गुस्सा क्यों करते हो। एनीवे मैं जा रहा हूँ, मॉम वेट कर रही होंगी, सुबह मिलते हैं। गाजी हाथ साफ करता उठ खड़ा हुआ। हाँ हाँ जाओ, लेकिन सुबह अपना मुँह बाहर से ठूस के आना। गाजी ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया। इस्लाम साहब और शाहनवाज साहब अभी तक बातों में मशगूल थे। गाजी चिड़के से वहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके दोनों दोस्तों को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। कमरे में आकर फ्रेश हुआ और सोने के लिए लेट गया, मगर ये क्या, आज नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। जैसे ही उसने आंखें बंद की, झम से वो हसीन चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उफ, ये मुझे क्या हो रहा है। तो मिस्टर गाजियान शाहनवाज, लगता है तुम पहली नज़र में ही घायल हो चुके हो। मुस्कुराया। कितना अच्छा लग रहा था ना यूँ उसे सोचना। अम्मूजान ठीक कहती थी कि तुम्हारे लिए डैड का फैसला बेहतरीन होगा और तुम अपने डैड के शुक्रगुजार होंगे। लव यू डैड, लव यू अम्मू जान। उसने कुशन को सीने से लगाया और सिस्टन को जानना को सोचने कब उसकी आंख लगी उसे खबर ना हुई। उसकी आंख खुली कितनी देर तो उसे समझ ही ना आया वो कहाँ। फिर ऐसा ऐसा उसके जहन ने काम करना शुरू किया। वो झटके से उठकर बैठ गई। उसका सर भारी हो रहा था। स्मोकिंग की तलब ने उसे रात बहुत बेचैन किया। जिससे तंग आकर उसने नींद की 2 गोली खाई और मुँह सर लपेट कर सो गई। अभी उसकी आंख खुली थी। ये कहाँ फंस दादी आज मुझे डैड ने, मैं क्यों आ गई यहाँ। शीना ने अपना सर थाम दिया। पता नहीं यहाँ उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। उसे जब से होश संभाला था 2 ही लोगों ने अपने इर्द गिर्द देखा था, एक डैड और दूसरा उसकी गवर्नेंस मैम कैथी। वो सारा दिन कैथी के साथ गुजारती। डैड ने उससे मुलाकात सिर्फ डिनर पर होती थी या वीकेंड पर। डैड उससे बहुत प्यार करते थे लेकिन उसे अपने बिजनेस की वजह टाइम नहीं दे पाते थे। कैथी एक गमगो खतून थी। वो सिवाय ज़रूरत के बात नहीं करती थी, जिसका नतीजा ये निकला वो भी गमगो हो गई थी। कोल भी वो सबसे अलग थलग बैठी थी। उसे दोस्त बनाना नहीं आते थे। जब वह कॉलेज पहुंची वह मुकम्मल हुस्न का शिकार थी। यहाँ बहुत सी लड़कियों ने उसको हुस्न से मुतासर होकर दोस्ती का हाथ बटाया लेकिन उसने कबूल ना किया। अब वो बाशऊर हो चुकी थी। वो जानती थी कि वो बेहद हसीन थी। वो अपने लिए कोई अच्छा दोस्त चाहती थी जो उसके हुस्न से मुतासर होकर उसकी तरफ कदम ना बढ़ाए बल्कि पूरे खलूस से उसकी जानिब आए। मगर मगरब के इस आज़ाद माहौल में खलूस कहाँ से आता। उसने स्मोकिंग शुरू कर दी, कुछ पल के लिए ही सही पर उसे इससे सुकून मिलता। आखिर कॉलेज लाइफ से आगे वो यूनिवर्सिटी पहुंची। यहाँ उसकी मुलाकात माइकल से हुई। माइकल उसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला शख्स था जिसने उसके हुस्न के कसीदे नहीं पढ़े बल्कि पहले ही दिन बड़े खलूस से हाथ थाम कर उसे अपने ग्रुप के पास ले गया, जहाँ सबके उसे खुशी से वेलकम किया। आने से कुछ अरसा बाद वो खुलकर मुस्कराई थी। आखिर इतने अरसे बाद उसकी ज़िंदगी का खाला पुर हुआ तो अब मुश्किल उससे मुखलिस दोस्त मिले थे। जल्द ही वो इनके रंग में रंग गई। स्मोकिंग तो वो पहले ही करती थी। माइकल ने उसे ड्रिंक करना सिखाया था, क्लब जाना, डेटिंग सब माइकल ने ही उसे सिखाया। वो बहुत खुश थी माइकल के साथ। वो खुद को मुकम्मल सिक्योर समझती थी क्योंकि माइकल उसे हर जगह प्रोटेक्ट करता। उसने कभी किसी लड़के को उसके पास नहीं आने दिया था। ज़िंदगी का असल मज़ा तो अब आने वाला लगा था कि डैड ने उससे खुशी छीन ली और उसे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया।
उसे डैड से कोई शदीद किस्म की मोहब्बत ना थी कि जिस माहौल में उसने परवरिश पाई थी वहाँ उस तरह के जज्बात देखने को नहीं मिलते थे। इस्लाम साहब उसे तभी टाइम नहीं दे पाते थे, लेकिन फिर भी शीना को उनसे लगाव ज़रूर था। कुछ भी था, वो उसके डैड थे, वो उन्हें कम अज़ कम अपनी आंखों के सामने मरता तो नहीं देख सकती थी। इसलिए वो अपनी ज़िद छोड़कर आकर साथ यहाँ आ गई, अपनी ज़िंदगी की अब इतनी जल्दी की आने में कि वो डैड ने तो वो ये माइकल और बाकी दोस्तों से मिल ही ना पाए। क्या सोच रहा होगा माइकल उसके बारे में, वो एकदम परेशान हो गई। जल्दी से उसने बैग निकाला, अपना मोबाइल ढूंढने लगी। उसे जल्द अज जल्द माइकल से रब्ता करना था। डाइनिंग टेबल पर बैठे सब अफराद शीना का इंतज़ार कर रहे थे। गाजी, अली, अम्मूजान भी मौजूद थे। सारा खतून जो अली की मामा और गाजी की फूफो थी, उनको भी शाहनवाज साहब ने एमरजेंसी में सुबह सुबह बुलाया। बस शीना का इंतज़ार हो रहा था, जिसे सलाम साहब लाने गए हुए थे। आकर काफ़ी देर बाद वो आते दिखाई दिए। आई एम सॉरी, आप लोग को वेट करना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, अम्मूजान ने कहा। शीना नहीं आई, वो फ्रेश होकर आ रही है। आप लोग प्लीज़ नाश्ता स्टार्ट करें। शाहनवाज ने सबको नाश्ता शुरू करने का इशारा किया। गाजी की निगाहें भटक भटक कर सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि दोपहर को गाजी का निकाह है शीना के साथ, इसलिए जो भी तैयारी करनी है कर लें। शाहनवाज साहब ने सबको अपने फैसले से आगाह किया। मगर भाई साहब, सब इतनी जल्दी? सारा बानो ने हैरत का इजहार किया। जी आपा, लेकिन भाई साहब, इतनी तैयारियां करनी इतने थोड़े वक्त में, ये सब कैसे मैनेज होगा? सब हो जाएगा आपा, आप फिक्र न करें, आप बस बिस्मिल्लाह करें। क्यों अम्मू जान? हाँ बेटा, नेक काम में देर कैसी? श्रेया बेगम खुशी से बोली। गाजी, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं ना? अब शाहनवाज साहब का रुख गाजी की तरफ था। फिर सोचो में गुम दूल्हे राजा अली ने गाजी के आगे चुटकी बजाई। कुछ नहीं यार, शीना का रवैया देखा ना, पता नहीं वो कुछ भी है या नहीं इस रिश्ते से। कितना रूडली बात कर रही थी अंकल से। अरे यार, वो पहली बार पाकिस्तान आई है, एक नई जगह, नए लोग, इतना तो बनता है ना। एकदम तो वो इस माहौल में एडजस्ट नहीं हो सकती। अली ने उसे बहलाया। वरना शीना का रवैया कल से मायूस-कुन था, जो उसने कल भी महसूस किया था। मगर ये बताकर गाजी को परेशान नहीं करना चाहता था। जस्ट चिल ब्रो, और शॉपिंग करते हैं। दिल से सारे वहम निकाल दे यार। तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो ना, आज वो अपने सब हकूक़ तुम्हारे नाम कर देगी। तुम अपनी मोहब्बत से उसे अपने रंग में डाल लेना यार। उसने गाजी को आस की दौड़ थमाई। कुछ हद तक वो उसे बुलाने में कामयाब हो गया। उसने गाजी की आंखों में मोहब्बत का एक जहां देखा था। वो अपने दोस्त को टूटते नहीं देख सकता था, मगर कौन जाने आगे क्या होने वाला है। मोबाइल की रिंग कॉल पर उसकी आंख खुली। उसने आंखें बंद किए ही मोबाइल उठाया, कान से लगा दिया। हाय माइकल, तुम तो पाकिस्तान के होकर रह गए हो, कब वापस आओगे यार? अंजीला ने माइकल से पूछा। मैं तो जब तक वो मिल नहीं जाती। तुम पागल हो गया माइकल, एक तो शीना के पीछे तुम पाकिस्तान चले गए, अब वापस आने का नाम नहीं ले रहे हो। प्लीज़ कम बैक। छोड़ो ये सब, ये अपनी फजूल जिद। सब तुम्हें मिस कर रहे हैं। जीना ने उसे एक बार फिर मनाते हुए कहा। जब से वो पाकिस्तान आया था, रोज़ाना कोई ना कोई उसे कॉल करता, वो वापस आने का कहता। नो नेवर, मैं शीना को लिए बगैर वापस नहीं आऊँगा। ये कहकर उसने कॉल काट दी। अंजीना हेलो हेलो करती रह गई। उसने मोबाइल साइलेंट कर दिया। जानता अंजीला फिर कॉल करेगी। इतने दिनों से वो यहाँ शीना को ढूंढ रहा था, मगर उसे अभी तक कामयाबी नहीं मिली थी। बट उसे यकीन था आज नहीं तो कल वो उसे ज़रूर ले ढूंढेगा। उसे लिए बगैर वो यहाँ से वापस जाने वाला नहीं था। वो एक बार फिर और एक नए अज़म से उठा और फ्रेश होने चला गया। उसे जल्द अज जल्द शीना को ढूंढना था। अब ये उसके लिए एक चैलेंज था। उसने अपनी मॉम को देखा नहीं था, पर उसे बिन देखे ही उनसे बहुत मोहब्बत थी। शायद माँ लफ्ज़ ही ऐसा है जो बिना ही मोहब्बत के लिए है। शीना कपड़े निकाल कर देखने लगी। गहरा सुर्ख गहरा और शॉर्ट शर्ट थी, जिस पर गोटा लगा था। मोटी सितारों से सजा दुपट्टा गोल्डन कलर में था। मैं पहनूंगी डैड मॉम का ड्रेस, आप जाएं, मैं तैयार होकर आती हूँ। सारा, आपको हेल्प करने के लिए भेजूँ? असलान साहब ने पूछा। नो डैड, मुझे हेल्प नहीं चाहिए, आप जाएं, मैं आती हूँ। असलान साहब के सर से ढेरों बोझ उतर गया। शीना को मनाना उसके बस से बाहर था, लेकिन भला हो शाहनवाज साहब का, जिन्होंने यहाँ भी उन्हें अक्ल से काम लेने को कहा। वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल आए। दूर खड़े शाहनवाज साहब को थम्ब अप का इशारा किया, जिसे देखकर उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसने डैड को तो मना कर दिया था, पर अब समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हो। उसने इस तरह के कपड़े कभी नहीं जो पहने जो नहीं थे। ओह माय गॉड, वो शरारे से बुरी तरह उलझी छोड़ रही थी। उसके लंबे बाल उसे बार बार आगे आकर उसे मज़ीद तंग कर रहे थे। व्हाट दी हेल दिस इज़ दैट। इतने में दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर उसने पीछे मुड़कर देखा। अम्मूजान उसे लेने आई थी, मगर
लेने आई थी, मगर ये क्या, वो तो अभी तक ऐसे ही खड़ी थी। शीना को पहली बार शर्म आई उनसे। वो आंटी, एक्चुअली मैंने ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने ना तब। उसे घबराया घबराया देखकर वो बेख्तियार मुजान को भी प्यार आया। अरे कोई बात नहीं, आओ मैं अपनी बेटी की मदद करती हूँ। ड्रेस पहनकर जब शीना आई तो मुजान को एक पल के लिए मोहूत रह गई। सुर्ख अंगारी रंग में उसकी रंगत दमक रही थी। लंबे बाल और उसके बिखरी लिटें उसके हुस्न को चार चांद लगा रही थी। अम्मूजान ने बेइख्तियार माशाल्लाह कहा और उसका माथा चूमा। उन्हें गाजी की किस्मत पर रक्श आ रहा था। जब गोल्डन सितारों से झिलमिल दुपट्टा उनके सर पर डाला तो मानो वो कोई तलमसरी शहजादी लग रही थी जो न जाने कहाँ से उनके दरमियान आ गई थी। अम्मूजान ने उसका दुपट्टा सेट किया। एक पल के लिए तो शीना भी खुद को देखकर हैरान रह गई थी। वो हमेशा खुद से लापरवाह रहती थी, आज ज़रा सी प्यार उसने उसके रूप को दो ताशा बना दिया था। अली जो अम्मूजान के लेट होने पर उन्हें बुलाने आया था, एक शीना को देखने गया। निगाह थी कि उससे हटने से इनकारी थी। अपनी बेख्तियारी पर उसे खुद को डपटा और बगैर अम्मूजान को बहलाए वापस हो गया। क्योंकि वो मज़ीद एक पल ठहरता यहाँ तो अपने होश गंवा बैठता। अंजीना सोकर उठी तो सबसे पहले अपना मोबाइल देखा। जैसे रात वो साइलेंट लगाकर सोची। ओह माय गॉड, इतनी कॉल्स, वो भी पाकिस्तान से। लगता है माइकल को कल आ गई। उसने इसी नंबर पर बेगाल बैठी, मगर ये क्या, कोई कॉल ही नहीं पिक कर रहा था। उसने लापरवाही से कंधे उठाए। लगता है मसरूफ़ अपनी शीना मैडम को ढूंढने में बिजी है, जो कॉल नहीं उठा रहा। पता नहीं क्या है इस शीना में जो उसे मुझ में नज़र नहीं आता। उसने और उदासी से सोचा, कमबख्त है, भी तो बला की खूबसूरत मैं लड़की होकर उससे इतनी मुतासर हूँ तो वो तो लड़का है। चलो खैर देखते हैं आखिर कब तक माइकल इस रात के पीछे भागता है। आकर लौट के तो उसने वापस यहीं आना है। अली नीचे हाल में आया और पानी का गिलास उठाकर मुँह से लगाया। उस पानी पी के उसकी आवाज़ कुछ बहाल हुए थी। नकाह होने तक उसने इधर उधर खुद को काम में मसरूफ़ रखने का फैसला किया। आखिर गाजी की बर्दाश्त जवाब देगी। उसे खींच कर अपने साथ लगा लिया सोफे पर। वो कब से उसके पास आने के इशारे कर रहा था, मगर अली था कि कर भी जान था। आखिर गाजी को खुद उठना पड़ा। क्या है, 2 घड़ी अपने दोस्त के पास नहीं बैठ सकता? वैसे तो तुम सदाकत कामचोर हो, स्वाय ठूसने के तुमसे कोई काम नहीं होता, और आज तुम दौड़ दौड़ कर काम करके क्या साबित कर रहे हो? गाजी ने अली को आड़े हाथों लिया। यार वो काम ही इतना तो कोई काम नहीं, बैठो इधर। इतने में मुजान आई और उसके साथ शीना थी। गाजी ने बेख्तियार खड़ा हुआ। अली को उसका साथ देना पड़ा। शुक्र है, अली ने शीना का घूंघट देखकर दिल में कहा। वो अपने दोस्त की अमानत पर पहली बेख्तियार पड़ी नगाह पर शर्मिंदा था। दोबारा ऐसा नहीं होने देना चाहता था। शीना अम्मूजान का हाथ पकड़े थी। उन्होंने उसे दरवाजे पर बैठाया और खुद भी साथ बैठ गए। इतने में असलान साहब और शाहनवाज साहब भी मौलवी लेकर आ गए। शीना के मुंह पर घूंघट देखकर गाजी सख्त मज़मज़ा हुआ। सारा बेगम भी किचन से आकर बैठ गई। शीना की बदतमीज़ और अफरा रवैया और अब शीना का नकाह के लिए मान जाना उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। शॉपिंग के वक़्त भी मूड ख़राब उसके दिल में शीना के लिए बाल आ चुका था। भारी ड्रेस और घूंघट से शीना सख्त बेजार हो रही थी। जैसे ही जावो कबूल का मरहला ख़त्म हुआ, शीना की सब हो गई, बस हो गई। आंटी प्लीज़, आप अगर सब हो गया हो तो मैं रूम जाना चाहती हूँ, मैं चेंज कर लूँ। कोई बात नहीं बेटा, तुमने अच्छा हुआ बता दिया। आओ तुम्हें रूम छोड़ आऊँ मैं। वो उसे मोहब्बत से थामे कमरे की तरफ ले गई। गाजी जो मौलवी साहब को छोड़कर आया था, आगे खाली सोफ़ा वो चढ़ा रहा था। फूफो अम्मूजान कहाँ गई? उसे उसने शीना के बारे में पूछते हुए शर्म आई। अम्मूजान का ही पूछ रहे हो? उन्होंने उसे छेड़ा। मेरे प्यारे गाजी, नई ज़िंदगी मुबारक हो। उन्होंने उसका माथा चूमा। उन्हें गाजी बिल्कुल अली की तरह अजीज़ था। अम्मूजान शीना को लेकर कमरे में गई हैं। उससे पहले वो चेंज कर जाओ, उससे मिल लो, क्योंकि उसे इस रूप में देखने का हक तो बनता है ना तुम्हारा। थैंक यू। वो उसे हक करता सीढ़ियाँ पर ऐलान किया कि अम्मूजान ने इसे टकराते टकराते बचा। रुको बरखुरदार, किधर मुँह उठाए जा रहे हैं? अम्मूजान, अब अपनी बीवी से हेलो हाय का हक तो बनता है ना। थोड़ा उसने मासूम शक्ल बनाई। ओके जाओ, पर उसे ज़्यादा तंग मत करना, जानते हो ना अभी उसे हम में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। टेंशन नोट अम्मूजान, वो मैं ख्याल रखूँगा। और हाँ, हिटलर को मत बताइएगा कि मैं इस वक्त किधर हूँ। उसने पीछे से आवाज़ लगाई। दरवाजे पर 1 मिनट रुक कर
दरवाजे पर 1 मिनट रुककर गाजी ने हवास बहाल की और उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो मुकम्मल उसकी हो चुकी है। ये एहसास कितना खुशकुन था उसके लिए। उसने डरते दिल के साथ हल्के से दरवाजे पर दस्तक दी। "यस, कम इन" मसरूफ़ से अंदाज में आवाज़ आई। गाजी अंदर दाखिल हुआ तो उसे वो दुपट्टे के पिन्ने निकाल कर अलग करने की कोशिश में बेहाल नज़र आई। उसकी पुश्त थी दरवाजे की तरफ। वो गाजी को देख नहीं पाई। उसके हाथ कंधों पर लगी पिनों से सब्र आज़माते गाजी ने झिझकते हुए आगे बढ़कर उसके दुपट्टे को पिनों से आज़ाद किया। थैंक गॉड! मैं कब से कोशिश कर रही थी, हो ही नहीं रहा था। उसने सुकून की सांस ली और बालों को कवरफुली समेटने हुए वो पूरी गाजी की जानिब बुरी। दुपट्टा कंधे से फिसलकर ज़मीन पर जा गिरा और गाजी पर तो सख्ता ही तारी हो गया। इस अप्सरा को देखकर अल्फाज मुँह में ही दम तोड़ गए। वो भूल गया कि वो अब यहाँ क्यों आया था। याद था तो बस इतना के सामने वो चेहरा जिसने उसे 2 दिनों में ही पागल कर दिया था। अरे तुम तो वही हो ना जो जब से मैं आई हूँ और नरीदों की तरह घूरे रहे हो मुझे। शीना ने उसे पहचानते ही गुस्सा नाक आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ गाजी को होश की दुनिया में लाई। "शीना, मैं हाँ।" वो बाकायदा कमर पर हाथ रखकर उसके सामने खड़ी हो गई। ऐसा करने से सिल्की बाल जो उसने रफली बांधने के पकड़े हुए थे वापस खुल के उसकी कमर को ढांप गए। जो शरारती लेटे उसके हसीन चेहरे के सामने आ गई। वो इस सब के बेनियाज उसके सामने सरापाए सवाल बनी खड़ी थी। "तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, एक्चुअली तुम सब मर्द ना होते ही इस जैसे हो। जहाँ खूबसूरत लड़की हो वहीं लट्टू हो जाते हो। मगर मुझे तुम आम लड़की समझने की गलती मत करना। तुम जैसों को ठीक करना मुझे अच्छे से आता है।" उसने रोक चारा। "अब चुप क्यों हो? हाँ, बोलती बंद हो गई ना?" वो सरापा जवाब बनी उसके सामने खड़ी थी, इस बात से बेखबर कि उसका खूबसूरत सरापा इस वक्त गाजी के लिए किस कदर हमदर्द बना हुआ था। सुर्ख लिबास में वो कोई हूर लग रही थी। हिटलर अली की खजरोश ने उसे याद आई। वे इख्तियार मुस्कुराया। शीना उसे मुस्कुराते देखकर सेजपा हुई। "तुम हंस क्यों रहे हो? हाँ, क्यों, कुछ हुआ नहीं?" "ऐसे ही।" गाजी ने वो मुश्किल हंसी रोकी। "और तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे रूम में इस वक्त?" शीना ने आईब्रो खिंचाई। "अरे यार, मैं तो नकाह की मुबारक देने आया था। बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, ये तुम्हारे लिए।" उसने जेब से रिंग निकाल कर उसके सामने की। "ये क्या है?" शीना ने सवालिया अंदाज में उसे देखा। "ये हमारे नए रिश्ते की शुरुआत है। बस छोटा सा गिफ्ट।" गाजी ने आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानब देखा, कदम बढ़ाए। "जो पहले मैंने तुम्हें घूरा बकौल तुम्हारे उसके कान पकड़कर सॉरी, लेकिन आइंदा नहीं। तुम्हें घूरने के लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। इस पर सॉरी भी नहीं, क्योंकि शीना अरसलान तुम अब शीना गाज़ियान हो तुम, समझी गई ये ना मिसिस?" वो आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके करीब आ गया। वो जो पहले शोला ज्वाला बनी खड़ी थी अब उसके करीब आते ही घबराकर आंखें बंद कर दी। उसके हाथों की कपकपाहट उसे साफ नजर आ रही थी। लंदन से आई इस मुंह फट लड़की का ये रूप गाजी के लिए नया था। अमेजिंग! वो खिलकर मुस्कुराया। दिल तो कर रहा था वो इस हसीन चेहरा को छू कर देखे, कोई थोड़ी मोड़ी गुस्ताखी कर डाले, पर वो खुद पर कंट्रोल करता उसके सरापे को निगाहों में समोए कमरे से खामोशी से निकल गया। अगर वो कुछ पल और यहाँ रुकता तो खुद पर से इख्तियार खो देता। वो काफ़ी देर कमरे में कोई आवाज़ ना आई तो शीना ने झटपट के आंखें खोली। ये क्या, कमरा खाली था। उसे अपनी यूं घबराहट पर गुस्सा आया। एक अजीब से एहसास ने उसे घेर लिया। इस वक्त वो समझ नहीं पा रही थी। दिल अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। वो आज़ाद मुल्क से आई थी। लड़कों का पास आना उसके लिए नई बात ना थी। 3 साल का लंबा अरसा उसने माइकल उसके ग्रुप के साथ गुजारा था। फिर क्यों आज उसे अजीब महसूस हो रहा था? और ये थे गाज़ियान। अभी वो और सोचती उसका मोबाइल रिंग करने लगा और उसने जल्दी से मोबाइल उठाया। वो तो भूल ही गई थी कि उसने माइकल से बात करना थी। अंजीना कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने जल्दी से कॉल पिक की। "हेलो अंजीना, मैं शीना बात कर रही हूँ। कैसे हो तुम सब? माइकल कैसे है? उसका नंबर क्यों बंद आ रहा है? वो मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना? हम लोग इतना इमरजेंसी में आए कि मैं उसे मिलने ही नहीं पाई।" उसने एक ही सांस में इतने सवाल पूछ डाले। "शीना, ये तुम्हारा नंबर है?" जीना ने हैरत से पूछा। "हाँ, 2 दिन में ने ही तुम्हें कॉल की थी, तुमने पिक नहीं की।" शीना ने उसे बताया। "एक्चुअली माइकल का नंबर बंद आ रहा है तो मैंने तुम्हें कॉल कर दी।" "अच्छा क्या?" शीना और अंजीना ने कुछ सोचते हुए कहा। "तुमने मुझे कॉल की, हम सब ठीक हैं, माइकल भी ठीक है, उसका मोबाइल
मोबाइल ख़राब है इसलिए नंबर बंद आ रहा है, तो परेशान ना हो, मुझे मिला तो मैं उससे तुम्हारी बात करवा दूँगी, ठीक है ना? तुम बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं खुद तुम्हारी माइकल से बात करवाऊँगी। ओके बेबी, टेक केयर, सी यू लेटर। शीना अभी कुछ और भी पूछती है। जीना ने कॉल कट गई कॉल। शीना को अफसोस हुआ, अभी उसे वो बताना चाहती थी कि आज उसका निकाह हुआ है, पर कॉल ही कट गई। लगता है जीना बिजी है शायद। शीना को खुद कलामी की। चलो शुक्र है सब ठीक है, मैं वैसे ही परेशान हो रही थी और माइकल भी मुझसे नाराज़ नहीं। उसने सर से धीरे बोझ उतर गया। उसने मोबाइल रखा और चेंज करने वॉशरूम में घुस गई। वापस आई जब तो उसकी नज़र इस रिंग पर पड़ी जो गाजियान ने उसे बकौल तोहफा दी थी। डैड को यही नमूना मिला था मेरे लिए। उसने देखे बगैर रिंग उठाकर दराज में डाल दी और बेड पर लेट गई। आज उसे दिनों बाद सुकून की नींद आने वाली थी। उसने सिगरेट निकाली, पर पता नहीं क्यों उसने वापस डब्बी रख दी और सुकून से आंखें मूंद ली, इस बात से बेखबर कि उसकी वजह से कोई था जिसे आज नींद नहीं आनी थी। जब से शीना की गाल आई थी, अंजेला बेचैन बैठी थी। उसे बुरा भी लग रहा था कि उसने झूठ बोला शीना से, पर नहीं तो पता नहीं क्यों उसकी ज़ुबान शीना को ये बताने से इनकारी हो गई थी कि माइकल पाकिस्तान में है। आज नहीं तो कल उसे पता लग ही जाना था, और वह न जाने क्यों हिम्मत नहीं कर पा रही थी शीना को बताने की। ना ही अब हिम्मत कर रही थी कि वो माइकल को बताती कि शीना की उससे बात हुई है। वो अपनी मोहब्बत में शायद थोड़ी गुदगुज हो गई थी। अंदर से वो खौफजदा भी थी कि अगर माइकल को पता चला कि अंजीना ने उससे इस बात से बेखबर रखा है, तो न जाने वो इससे क्या सलूक करे। मगर चलो कुछ वक़्त के लिए ही सही, वो तूफ़ान के आगे बंद बांधने में कामयाब हो गई। अली कब से अपने कमरे की खिड़की में खड़ा इस पल को सोच रहा था जब उसकी नज़र शीना पर पड़ी। वो कर देने वाला लम्हा था जो उसके लिए क़यामत से कम ना था। डैम इट, उसने गुस्से से दीवार को मुक्का मारा कि कैसे वो इस कमज़ोर लम्हे की गिरफ्त में आ गया। वो जानता था इस वक्त गाजी उसे ढूंढ रहा होगा और उससे कि यहाँ घर आ जाने का सुनकर उससे नाराज़ भी होगा, मगर अली इस वक्त उसका सामना करने की पोजीशन में नहीं था। वो तो अपना सामना भी इस वक्त नहीं कर पा रहा था। इसने जितना वक्त भी वहाँ गुजारा वो मुश्किल गुजारा। जैसे ही गाजी की उससे तवज्जो हटी, वो वहाँ से चुपके से आ गया। उसने सारा बेगम को अपने घर आने का बताया। उसकी निगाहों के आगे शीना का दिल कश सरापा बार बार आ रहा था। वो सर पकड़ कर बैठ गया। ये उससे क्या हो रहा है, क्यों वो बेबस हो रहा है? आपका सोचों के भंवर से तंग आकर उसने दराज से स्लीपिंग पल्स निकाली और पानी से निकल गया। तुम एक जादूगरनी हो शीना, एक खूबसूरत जादूगरनी जिसका जादू सबको अपने वश में कर लेता है, मगर मुझे तुम्हारे इस जादू में नहीं आना। उसने मुंह पर कंबल ताना और ज़बरदस्ती आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। वो इस लम्हे को पछता रहा था जब वो शीना के कमरे में अम्मूजान को बुलाने गया था। सारा बेगम काम ख़त्म करके इस वक्त लॉन में बैठी थी। उसके दिमाग में इस वक्त असलान साहब और शाहनवाज साहब की बातें गूंज रही थी। रात जब वो का चाय लेकर गई थी तो गैरदारी तौर पर उन्होंने इसकी कुछ बातें सुन ली थी। असलान साहब बहुत खुश थे कि बेटी के फर्ज से सब दोस्त हो जाएंगे, लेकिन वह परेशानी से ये भी कह रहे थे कि वो शर्मिंदा हैं कि उन्हें उनकी बेटी को अपनी खुदकुशी का झट मौत का नाटक करके लाना पड़ा था और उसे झूठ बोलना पड़ा कि ये ड्रेस उसकी माँ का है। हालांकि ये वही ड्रेस था जो सारा बेगम ने ख़रीदा था, और ये भी झूठ बोला कि उसकी माँ ने उससे वादा किया था कि शीना की शादी पाकिस्तानी लड़के से होनी चाहिए। हालांकि शीना की वाला तो इस बात से भी बेखबर थी कि उसकी होने वाली औलाद लड़की है। वो शाहनवाज साहब को भी इस बात पर राज़ी कर रहे थे कि वो गाजियान को बैठाकर शीना के माजी के बारे में अभी बता दें, ऐसा ना हो बाद में गलतफहमियां जन्म ले उनके दरमियान। वो अभी और भी कुछ सुनती कि उनका हाथ दरवाजे से टकरा गया। क्लिक की आवाज़ पर शाहनवाज साहब की उन पर नज़र पड़ गई। अरे सायरा आपा, लाएँ ना चाय, आप खड़ी क्यों हैं? उन्होंने अब तक सारा बेगम से चाय की ट्रे पकड़ी। आपा, आपने क्यों तकल्लुफ़ की? किसी मुलाजिम से कह देते। अरे नहीं साहब, भाई साहब, तकल्लुफ़ कैसे? आपका काम करके तो मुझे खुशी मिलती है, आपको कुछ और चाहिए? अरे नहीं आपा, आप जाएं, हम लोग थोड़ा बिजनेस डिस्कस करें लें। जी साहब, जी भाई साहब। सारा बेगम फिर बगैर रुके वहाँ से निकल आए, लेकिन इस वक्त से लेकर अब तक पर वो परेशान बैठी थी। उन्हें अब समझ आया था कि कैसे शीना वो लिबास आसानी से नहीं से पहन के बैठी थी। बेचारी वो उसे अपनी माँ का लिबास समझ रही थी। इतना समझ तो आ रहा था कि ये सब उन्होंने अपनी ज़िद्दी बेटी को शादी पर बनाने और उसे पाकिस्तान लाने के लिए किया है। पर शीना का माजी क्या था? उसका माजी जो आजियान से छुपाया गया था। अल्लाह ना करे कि शीना के माजी में ऐसा कुछ हो जिससे गाजी को दुख पहुँचे। उन्होंने बेख्तियार दिल से दुआ की। गाजी उन्हें बहुत अजीज़ था, वो उसे दुख नहीं देख सकती थी।
शीना उठी तो बहुत पुरस्कून थी। शावर लेकर उसने बाल ड्राई किए। लाइट पिंक कलर शर्ट और वाइट जीन्स पहनती। ब्लैक कलर में उसका दूधिया रंग और भी खिल गया था। उसने मोबाइल उठाया मगर ये क्या, उसकी बैटरी ख़त्म थी। उसने मोबाइल चार्ज पर लगाया और कमरे से बाहर निकल आई। उसे लॉन्च में अम्मूजान नजर आई। वो बिला राधा उनकी तरफ खड़ी। एक अजीब सी चीज़ थी उसे महसूस हो रही थी अम्मूजान से। कल भी जिस तरह मोहब्बत से उन्होंने उसे तैयारी में मदद दी, शीना बगैर जिद किए उनकी हर बात मानती गई। अब भी उनके अब भी उनके अब भी उनके पास खींची चली आई। उठ गई मेरी बच्ची। उम्मूजान ने उठकर उसे शफ़क़त से अपने साथ लगाया। और मेरी जान बैठो मेरे पास। शीना जिसते हुए उनके पास बैठ गई। नींद तो ठीक से आई थी ना? जी आंटी। आंटी नहीं अम्मूजान, तुम भी मुझे गाजी की तरह अम्मूजान कहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, उन्होंने प्यार से कहा। नाश्ते में क्या लोगी? फ्रेश जूस। चैना ने इर्द गिर्द का जायजा लेते हुए कहा। ठीक है। उन्होंने मुलाजिमा को बुलाकर जूस लाने को कहा। डैड नहीं नज़र आ रहे? और शाहनवाज तो सुबह जल्दी चले गए थे, तुम सोई थी ना, तब तुम्हें नहीं मिले तुम्हारे डैड। इतने में मुलाजिमा जूस ले आई। शीना ने जूस पिया। और बताओ शीना बेटा, गाजी तुम्हें कैसा लगा? उसने तुम्हें तंग तो नहीं किया ना रात? वो मुझसे इजाज़त लेकर तुमसे मिलने आया था रात। शीना को अचानक से रात का मंजर याद आया जब वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। उफ, ये उसके बारे में सोचते हुए भी अजीब सा क्यों फील हो रहा है? उसने बेख्तियार इधर उधर देखा, कहीं आसपास तो नहीं। वो शुक्र है नहीं। अम्मूजान जो उसे किन अँखियों से देख रही थी मुस्कुराती। अगर उसने ज़रा भी मेरी बेटी को तंग किया ना तो तुम मुझे बताना, उसके खूब कान खींचूंगी। उन्होंने कुछ इस तरह कहा कि शीना को हंसी आ गई। ठीक है आंटी। फिर आंटी अम्मूजान ने उसे घूरा। ओह सॉरी अम्मूजान। शीना ने कान पकड़कर सॉरी की। सुरैया बेगम को इस वक्त वो इतनी मासूम लगी कि उन्होंने बेख्तियार आगे बढ़कर उसका माथा चूमा। और शीना तो दम बखुद रह गई। भला उसे कहाँ किसी के ऐसी मोहब्बत और अपनायत दिखाई थी? उसकी आंखों में पानी भर भर आया। खूबसूरत आंखें झमझमा उठी। वो आगे बढ़कर उसके सीने में मुँह छुपा गई। सुरैया बेगम ने उसे खुद में समो लिया। वो एक बीमार माँ की बच्ची थी, मोहब्बतों से नाचना। वो इस वक्त उसकी फिक्र समझ रही थी। वो तो उसे एक ज़िद्दी और बिगड़ी हुई लड़की समझती थी, मगर उन्हें अब पता चला कि वो तो मोहब्बत और तवज्जो की तरसी एक मासूम लड़की थी। उसकी ज़रा सी तवज्जो ने उसे उसके इतने करीब कर दिया था। गाजी और अली इस वक्त रेस्टोरेंट में बैठे थे, चूँकि शाहनवाज अरसलान के साथ अपने न्यू बिजनेस के सेटअप में मसरूफ़ थे, इसलिए उन्होंने मीटिंग अटेंड करके अली और गाजी को भेजा। वो दोनों सुबह सवेरे ही निकल आए कि मीटिंग की तैयारी भी करनी थी। वो भी फ्री हुए थे, इसलिए लंच करने रेस्टोरेंट में बैठे थे। अली ने गाजी से बातचीत बंद कर रखी थी। अली उसे घर से लेकर अब तक कई बार एक्सक्यूज़ कर चुका था, मगर गाजी भी अपने नाम का एक था। जरा जो मानना हो बस कर दे मेरी बात। मेरे बाप, गलती हो गई जो रात में घर चला गया। गाजी ने जिद के कहा। ओके बट ये लास्ट बार है, आइंदा तूने कभी ऐसा किया ना तो तेरी मेरी ख़त्म। आखिर गाजी को इस पर तरस आ गया। चल अब लंच ऑर्डर कर अपनी तरफ से। अपनी तरफ से क्या मतलब? अली के बदमज़ा ने कहा। तेरा हुआ है और लंच तेरी तरफ से है ये। ये तो मुझे क्यों कह रहा है? अली सदमे से बोला। लंच मैं ही देता अगर तू कल घर जाकर मुझे दस्ताना दिलाता, इसलिए अब तू लंच करा रहा है, आज़िम ने उसे चिढ़ाते हुए कहा और वेटर को बुलाकर लंच ऑर्डर करने लगा। अली बेचारगी से चारा उसे कोस रहा था, अब कर भी क्या सकता था? पूरा फंसा था। गाजी उनका दिल उसकी हालत पर कहके लगाने को चाह रहा था, मगर वो कमाल सबसे बैठा उसके तासुरात इंजॉय कर रहा था। एक्सक्यूज़ मी, किसी को पुकारने पर अली बेजार से पीछे आवाज़ की तरफ मुड़ा। ये क्या? वो फाड़ खाने वाले लहजे में बोला। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, पर क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? नो नेवर। अली ने पीछे खड़े गोरे को पूरी तरह उतारा। गाजियान का कहका बेसाख्ता था। कहके की आवाज़ पर इस गैर मुल्की ने उस सामने गाजी को देखा। ओके ओके सॉरी। अली की कोहरी पर उसने उसे रिलैक्स होने का इशारा किया। वो गैर मुल्की हनूतों की तरह कभी अली को देखता तो कभी गाजियान को। आप मुझे आप बताएं क्या आपको कैसे हेल्प किया? अब गाजियान को इस पर रहम आ गया। आई एम मीचर फ्रॉम लंदन। मैं यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड की तलाश में आया। मुझे इतना तो पता है कि वो इधर ही इस्लामाबाद में है, लेकिन मुझे उसका एड्रेस नहीं पता। तो अबे गोरे, तेरी गर्लफ्रेंड का तुझे नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा? अली ने उसे गुरका। गाजी ने उसे इशारे से चुप होने का कहा। बताएं माइकल, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? आप उसकी तस्वीर देख लें, या आप उसकी तस्वीर देखें, क्या पता आपको ये कहीं नज़र आ जाए। उसने मोबाइल चेक से निकाल कर तस्वीर अली के जानब बढ़ा दी। अली ने बेजारी से मोबाइल लिया और उसके हाथ से
से तस्वीर पर नज़र पड़ते ही मोबाइल उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। शीना, यहाँ ये शीना ही तो थी। उस चेहरे को भला वो पहचान कैसे ना पहचान सकता है, जिस चेहरे को रात के से बुलाने और खुद को बुलाने की कोशिश में हलकान हो गया था और चेहरा उसके रूबरू था। गर्लफ्रेंड, वो भी इसकी उसके ज़हन में धमाके होने लगे। उसने वो मुश्किल खुद को कंट्रोल किया। नहीं, हमने ऐसे कहीं नहीं देखा और ना हम जानते। प्लीज़ लीव अस। अली ने स्पार्ट लहजे में कहा। माइकल जो बड़ी आज से कह रहा था मायूसी से और लोगों की जानब देखने लगा। गाजी को अली का रूड लहजा बुरा लगा। इससे पहले कि गाजी उनकी तरफ मुतवज्जो होता, वेटर लंच सर्व करने लगा। चल नदीदे ढूंढ सब। अली ने गाजी को बातों में लगाया। लंच करने लगा। गाजी भी खाने में मसरूफ़ हो गया, मगर अली के गले में मुश्किल गाना उतर रहा था। लगाएँ उसकी दूर माइकल पर टिकी थी, जो अब एक टेबल पर बैठा गहरी सोच में गुम था। शीना ने पूरा दिन अम्मू जान के साथ गुजार दिया। शीना ने पूरा दिन अम्मू जान के साथ गुजारा। ममता की छाँव क्या होती है, ये अब शीना को मालूम हुआ। इस शीना ने की मामा होती तो वो भी उसे ऐसे ही प्यार करती। शीना ने बेख्तियार सोचा। उसने लंच भी अम्मू जान के साथ किया। फिर बेड पर बैठी अम्मू जान की गोद में सर रख कर लेट गई। अम्मू जान उसके सर पर बालों में उंगलियां फेंटती साथ उसे यहाँ के बारे में बताने जा रही थी, मगर वो कुछ वो सुन कहाँ रही थी। वो तो इनका लफ्ज़ महसूस कर रही थी, जो उसकी रूह को सरशार कर रहा था, उसकी प्यासी रूह को सराब कर रहा था। शीना जब इतनी देर सुरैया बेगम को कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने शीना से पूछा। वो तो मज़े से सो रही थी पगली। अम्मू जान ने प्यार से उसे मुस्कुराते देखा। कितनी अजीज़ हो गई थी ना ये उन्हें इन चंद दिनों में। उन्होंने इसका सर बोझ से निकाल कर सराहने पर रखा, उसके पाँव सीधे किए और कंबल ओढ़ दिया। लाइट ऑफ करके बाहर निकल गई। आज सारा बेगम नहीं आई थी। उन्हें फिक्र हुई। सुरैया बेगम उनके पोर्शन की तरफ आई। घर के सामने सारा बेगम का घर था। वो मुलाजमा को साथ लिए उनकी तरफ चली गई। गाजी घर पहुंचा तो सीधा अम्मू जान के कमरे की तरफ गया। अली रास्ते में किसी काम से उतर गया था। अम्मू जान कमरे की लाइट ऑफ थी। गाजी ने लाइट जलाई। अरे अम्मू जान, आप सो रही हैं? गाजी उनके पलक की तरफ आया, मगर ये क्या? अगले ही पल उसे हैरत का शदीद झटका लगा। शीना अम्मू जान के बेड पर अपनी तमाम तनाइयों के साथ मौजूद थी। गाजी बेख्तियार आगे बढ़ा और उसका हुस्न उसने जाना को जी भर कर देखा और उसने सोचा भी ना था कि अम्मू जान के कमरे में उसे इतना खूबसूरत सरप्राइज़ मिलेगा। वो इतनी निगाहों की शिद्दत थी कि शीना कसम खाई। इससे पहले कि वो जाग जाती, उसे देखती गाजियान ने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। क्या हुआ गाजी, किधर से आ रहे हो? लॉन्च में जे से पहले पहुंचा उसे अम्मू जान और सारा फूफो अंदर आती दिखाई दी। कुछ नहीं अम्मू जान, मैं आपको ढूंढ रहा था। कहाँ थी आप? गाजी ने आगे बढ़कर उन्हें बाहों में लेते हुए प्यार से कहा। मैं ज़रा सारा की तरफ गई थी। फूफो आप कैसी हैं? गाजी ने सारा बेगम को पूछा। अब मैं ठीक हूँ गाजी, तुम सुनाओ, अली कहाँ है? वो तुम्हारे साथ था ना? जी फूफो, वो किसी काम से गया है, थोड़ी देर तक आता है। खाना खाया? जी फूफो खा लिया। अब एक कप चाय भेज दे मेरे कमरे में प्लीज़, वो मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा। ओके मेरी जान, तुम जाओ, मैं भेजती हूँ। सारा बेगम उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। शीना, अम्मू जान कहाँ है? अम्मू जान, शीना कहाँ है? गाजी ने जान बनते पूछा। वो मैं कमरे में सो रही है, बहुत मासूम और प्यारी बच्ची है, पता नहीं क्यों, पर वो मुझे बहुत अपनी सी लगती है। सुरैया बेगम ने मोहब्बत से चुप लहजे में कहा। और मैं अम्मू जान, गाजी ने खुफी से मुंह बनाया। अरे तुम तो मेरी जान हो गाजी, और वो तुम्हारे हवाले से ही तो मुझे अजीज़ है। अगर मेरी जान की जो जान है वो। अम्मू जान, गाजी चिपका और उनके हाथों से पाला पोसा था। तुम्हें तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ, जानती हूँ बहुत चाहते लगे हो उसे ऐसे ही चाहते रहना गाजी, उसे तंग तो बिल्कुल नहीं करना। चलो अब चाय तैयार होने वाली है, ठीक हो गई तुम्हारी? ओके अम्मू जान, शाम में मिलते हैं। वो उनके हाथ छूकर कमरे की तरफ बढ़ गया। माइकल बेसब्री से बैठा इस वक्त पीछे 1 घंटे से एक शख्स का इंतजार कर रहा था, जिसका उससे कार्ड मिला था। आज भी इस होटल में जब वो सबको शीना की तस्वीर दिखाकर उसका पूछ रहा था, वेटर ने उसे एक कार्ड दे डाला था, जिस पर लिखा था, इसी टेबल पर मेरा वेट करो। पहले तो मैं वो मजाक समझा, मगर उसने सोचा इस अनजान मुल्क के अनजान शहर में कौन उससे मजाक करेगा, इसलिए वो बैठ कर वेट करने लगा। अब तक वो 3 कप काफ़ी पी चुका था। इससे पहले कि वो चौथा कप खाली करता, कोई कुर्सी का जीत कर उसके सामने आ बैठा। तुम? माइकल ने हैरत से इस लड़के को देखा। वो ये तो वही था जो अभी थोड़ी देर पहले उसे ना कर चुका था। हाँ मैं, अली संजीदा अंदाज में बोला। कौन हो तुम और क्या ताल्लुक है तुम्हारा इस लड़की से? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जस्ट शट अप सामले गोरे, खबरदार, जो तूने इससे अपने साथ जोड़ा तो। अली इसके गर्लफ्रेंड कहने पर गुस्से से चीखा। क्या तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? माइकल ने उसके गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए कहा। ये लो, ये देखो पहले। उससे मोबाइल अली को पकड़ाते कहा। इसका मोबाइल शीना की वीडियो पिक्चर से भरा हुआ था। स्मोकिंग, क्लबिंग, डांसिंग और ड्रिंकिंग। हाँ, माइकल के साथ ये सब करते हुए बिलाचुबा वो शीना ही थी। ये सब झूठ है, मैं नहीं मानता।
गुस्से और दुख से अली की आवाज़ कांप रही थी। ये झूठ नहीं, यंग मैन, अगर झूठ होता तो मैं यहाँ उसकी तलाश में नहीं आता। उसके डैड ने एक दिन हमें रात देख लिया था। शायद उस दिन शीना ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और मैं उसे छोड़ने उसके घर गया गया था। मैंने उसके डैड को बालकनी में खड़े देख लिया था, पर मैं समझ जा वो शीना पर सब गुस्सा करेंगे। मुझे नहीं पता था कि वो टिपिकल फादर की तरह बुरा मान जाएंगे और शीना को लेकर पाकिस्तान आ जाएंगे। प्लीज़ तुम एक बार मुझे शीना से मिलवा दो प्लीज़। माइकल उसके सामने बेकायदा गिड़गिड़ा था और अली के जहन में धमाके हो रहे थे। शीना, माइकल गाजी, उसका मतलब असलान अंकल। असलान साहब ने अपनी आवारा बेटी को लाकर उसके दोस्त के पल्ले बांध दिया। उसने गुस्से से पीठियाँ बीती और उसका आशिक उसके सामने बैठा गिड़गिड़ा रहा था। उस बार शीना, वाह, मैं तो तुम्हें बहुत मासूम समझा था। तुम पर एक गलत डालने की सारी रात मैं शर्मिंदा रहा और तुम तो न जाने किस किस के साथ मुंह काला करवा के आई हो। नहीं, मैं अपने दोस्त की ज़िंदगी यूँ तबाह नहीं होने दूंगा। वो गुस्से से उठा और तुम्हारी शीना से तुम्हें मिल जाएगी कल इसी जगह मेरा इंतज़ार करना मेरा। वो गुस्से से लंबे लंबे ढग भरता निकल गया वहाँ से और माइकल को तो गोया दोनों जहाँ मिल गए। शीना बेबी, आकर तुम मुझे मिल ही गई। वो गुनगुनाता उठकर होटल की जानब निकल गया। उससे बहुत से काम निपटाने थे। अली घर पहुंचा तो वो बिखरा था हुआ था। सारा बेगम लॉज में बैठी कब से उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ थे तुम अली? तुम्हारा नंबर भी ऑफ आ रहा था। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ मामा, आप यहाँ बैठी हैं, मैंने आपसे ज़रूरी बात करनी है। अली ने सारा को पास बिठाया। जिस दिन आप माल में शीना के साथ थी, इस दिन आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ था? क्या हुआ था उस दिन? कुछ भी तो नहीं। सारा बेगम ने नजरें चुराई। प्लीज़ मामा, ये बहुत ज़रूरी है, आप बताएं। उसने शीना ने मुझसे बदतमीज़ी की थी और शॉपिंग करने से इनकार कर दिया और घर वापस चली गई। तो मैंने तुम लोगों से झूठ बोला कि इसकी तबीयत ख़राब है। मामा, शीना इस रिश्ते पर खुश नहीं थी ना, फिर वो शादी पर कैसे मान गई? अली हैरानगी से बोला। उसे झूठ बोलकर मनाया गया है अली, इनफैक्ट उसे पाकिस्तान भी धोखे से लाया गया है। वट? अली हैरत से चीखा। बेटा, है तो वो गैर अखलाकी हरकत, पर इसकी मैंने भाई साहब और अरसलान की बातें सुन ली थी। फिर उन्होंने वो सब बातें अली के गोशवार की। मुझे तो बस एक परेशानी थी, बेटा के पता नहीं शीना का माजी कैसा है, जिसके लिए अरसलान बहुत परेशान थे। मैं तुम तो ये सब क्यों पूछ रहे हो? खैर तो है? खैर ही तो नहीं मामा, अली ने टूटे लहजे में कहा और उन्हें अपनी और माइकल की मुलाकात के बारे में सब बताया। इतना बड़ा धमाका! सारा बेगम सब पकड़ कर बैठ गई। वो समझ नहीं आ रहा था। चुप रहें तो ये गाजी के साथ धोखा होगा, अगर सब बता दें तो भी ये मेरा यार टूट जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा मामा, कुछ भी। अली बुरी तरह टूटा हुआ था। अली, तुम प्लीज़ आज कुछ नहीं, कब ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे अम्मूजान और भाईजान को तकलीफ़ हो? सारा बेगम ने अली को उठता देखकर उसे हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा। मामा, मेरा मामू जान से मिलना बहुत ज़रूरी है, मैं इनसे मिलकर आता हूँ। लेकिन लेकिन कुछ नहीं मामा, मैं आता हूँ। वो तेज़ी से बाहर निकल गया और सारा बेगम इधर लॉन्च में ही उसके इंतज़ार में बैठ गई। पता नहीं आने वाला वक्त उसे क्या दिखाने वाला था। अली, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? जल्दी करो, बारात कब से तैयार खड़ी है? गाजियान तुम्हारा बार बार पूछ रहा है और हमने हाल में पहुंचना है। आ रहा हूँ मॉम, बस मुझे 10 मिनट दे। अली ने जल्दी से वाशरूम में घुसते हुए कहा। जल्दी जल्दी शावर लेकर वो बाहर निकला और शेरवानी पहनी और उसने बाल सेट किए और खुद पर परफ्यूम छिड़कता जल्दी से सीढ़ियाँ फलांगता नीचे आया। सब लोग गाड़ी में बैठ चुके थे। गाजियान हारनों पर हारन बजा रहा था। आ गया हूँ बॉस, तू साले किसी भी टाइम पर नहीं आता, कभी भी टाइम पर नहीं आता। गाजी ने अरे हाथों लिया उसे। अरे अब क्या, आ गया हूँ ना, अब इधर ही बहस करोगे या चलोगे भी? अगर मुझे अंजीला का ख्याल ना होता तो तुझे मैंने इधर ही फेंक कर जाना था। गाजी का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। अच्छा सॉरी ना, चलो जल्दी। अब अली ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। आगे पीछे गाड़ियाँ शादी हाल में पहुंची। लड़की वालों ने ज़बरदस्ती इस्तकबाल किया। फूलों की राहदारी से चलते हुए वो और गाजिया स्टेज पर पहुंचे। चल अब तू बैठ, मैं वहाँ मैच चला। अरे अबे किधर जा रहा है, रुक साले। गाजी ने उसे खींचकर पास बिठाया। चाह ना जा, तू यहाँ बैठ, यहाँ अभी इसके पास है और मैं अपनी वाली के पास जा रहा हूँ। अली ने उससे आंख मारते हुए कहा। उस स्टेज से नीचे उतर गया। कितना खुश था वो आज उसे अपने यार को खुश देखकर। उसे अपनी बेख्तियार वो दिन याद आया जब आज से 3 माह पहले वो गुस्से से भरा शाहनवाज साहब से मिलने गया। वो स्टडी दाखिल हुआ जब तो उसे शाहनवाज साहब की जगह सलान साहब मिले और अरे आओ बेटा, कहाँ कैसे आना हुआ? मैं मामू से मिलने आया। अच्छा हुआ आप भी मिल गए। आया। उसने जब जेब से मोबाइल निकाला और वो वीडियोस निकाल कर उसके सामने रख दी जो उसने माइकल के नंबर से अपने नंबर पर सेंड कर दी थी। असलान साहब ने नाकिस्मती से मोबाइल उठाया और अगले ही पल मोबाइल उसके हाथ से छूट गया। बेटा, ये सब आपकी बेटी के क्या करतूत है, मान लीजिए अंकल आपके प्लान को। अली ने उसके आगे ताली बजाई। अपनी आवारा बेटी को लाकर मेरे मासूम दोस्त से पल्ले बांध दिया। वाह अंकल वाह, आपको क्या लगा
किसी को कुछ नहीं चलेगा। मगर बुरा हुआ कि आपकी बेटी का श्याम माली खुद चलकर उसके पीछे यहाँ आ। माइकल जो इन सबूतों के साथ इस वक्त यहाँ के होटल में मौजूद है, वो तो आपकी किस्मत अच्छी है जहाँ जगह पहले ही शीना की तस्वीरें देख ली। क्यों किया आपने ऐसा? बोले क्यों किया मेरे दोस्त के साथ ऐसा? आपने अपनी आवारा बेटी, जस्ट शट अप, मेरी बेटी को आवारा कहने वाले तुम कौन होते हो? मेरी बेटी को आवारा कहने वाले। असलाम साहब धारे चलाएं मत अंकल, ये मैं नहीं कह रहा, ये वीडियोस, ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही थी आपकी बेटी आवारा है, जो शराब पीती है, क्लब में नाचती है, लड़कों के साथ सारा दिन घूमती है। खुदा के लिए बस चुप हो जाओ। वो बुलबुला उठे, खुद बेटा खुदा के लिए चुप हो जाओ। सलासा फुट को रोक रहे, तुम नहीं जानते अली शीना आवारा नहीं है, वो बस बह गई है, गलत दोस्तों की सोबत में पड़ गई है, इसमें कोई भी कसूर उसका नहीं मेरा है। मैं अपने बिजनेस की वजह से इस वक्त नहीं दे पाया। बिन माँ की बच्ची फोनस के हाथों पली है, उसे क्या अच्छा क्या बुरा कुछ सिखाया नहीं गया, कसूर इसका नहीं मेरा है। जो मैं इस पर तवज्जो नहीं दे पाया। मगर जब मैंने उसे एक दिन शराब के नशे में दूध आते देखा तो उस दिन मेरी क्या हालत थी तुम नहीं समझ सकते। मुझे सारी रात नींद नहीं आई, मैं बुरी तरह टूट गया, लेकिन मैंने अपनी बेटी को तबाह बर्बाद नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने खुद को संभाला और मैंने अपनी बेटी के बारे में पूरी तहकीक की। वो बेतहाशा खूबसूरत थी, लेकिन यह शायद उसकी माँ के नेक खून का असर था कि उसकी कोई दवा उसके आबरू महफूज रहे। मगर सिगरेट पीने लगी थी, मैं जानता था, लेकिन शराब पीने का नहीं पता था मुझे। मेरे लिए सबसे परेशान कुन खबर ये थी कि शीना जिन लोगों के साथ उठ बैठ रही है वो आम लोग नहीं थे, वो एक बहुत बड़ी तंजीम का हिस्सा थे। शीना सबसे ज़्यादा इस लड़के के साथ पाई जाती थी जो एक दिन उसे रात घर छोड़ने आया था। मैंने उसका पता करवाया तो मालूम हुआ वो इस तंजीम का सबसे बड़ा मोड़ा है, जो शीना जैसी खूबसूरत लड़कियों को दोस्त बनाने उसकी फैमिली में कोई ना होता, वो उन्हें अपना दोस्त बनाते। ऐसा ऐसा उन्हें अपने रंग में रंगते, और जब ये रंग पक्का हो जाता तो वो उसे अपने नापाक मकसद के लिए इस्तेमाल करते। शीना के लिए शीना के लिए सबसे बड़ा मुश्किल टास्क थी, लेकिन क्योंकि 3 साल से वो शीना के साथ था और उसे अपने रंग में रंगने की कोशिश कर रहा था। शीना ने सिर्फ एक बार शराब पी थी, वो भी शुक्र है कि मैंने देख लिया। तो मेरी बेबसी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते बेटा, इन दिनों मैं कितना बेबस था। शायद शीना को खो देता अगर शाहनवाज मेरा साथ न हिम्मत ना देता। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं शीना को झूठ बोलकर पाकिस्तान लाया, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे शीना की जल्द अज जल्द इन लोगों की बेखबरी में ही वहाँ से निकलना था। मैंने उसे झूठ बोला कि उसको निकाह के लिए राज़ी किया, लेकिन इसमें एक बात की खुदगर्जी थी बेटा कि वो अपनी बेटी को किसी महफूज हाथों में देखना चाहता था। मेरी बेटी आवारा नहीं बेटा, बस वो एक इस तंजीम की साजिश का शिकार हो गई थी। और रह गई तुम्हारे दोस्त को धोखा देने की बात, तो मैंने शाहनवाज को सब बता दिया। उसे कल से ये भी यही कह रहा हूँ कि वो गाजियान को सब बता दे। मैं ये सब गाजियान के निकाह से पहले बताना चाहता था, लेकिन मुझे शाहनवाज ने रोक दिया हुआ था। मेरी बेटी बिल्कुल पाक है बेटा। हाँ, इससे नदानी में कुछ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन वो मेरी कोताही की वजह से हुई हैं। ना मैं अपनी बेटी को कभी यूँ इग्नोर करता और ना वो माइकल जैसे दरिंदों के हाथ लगती। लेकिन प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूँ तो मेरी बेटी को आवारा मत कहो, वो उसे माइकल से मत जोड़ो। वो एक साजिश का शिकार हो गई जिससे वो अभी तक बेखबर है। डैड, शीना की आवाज़ कांपती आवाज़ पर अली और असलान साहब दोनों मुड़े। शीना मेरी जान, असलान साहब ने उठों से गले लगाया। मैं बहुत बुरी हूँ डैड, मेरी वजह से आपको कितनी अज़ियत में है और मैंने ना समझ ही नहीं पाई। मुझे माफ़ कर दें डैड, और मुझे माफ़ कर दें। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। माफ़ तो तुम मुझे कर दो शीना, मैं तुम्हें तुम्हारा हक़ नहीं दे पाया, तुम्हें वक़्त नहीं दे पाया। उन्होंने उसे बुलाना चूमते हुए कहा। नो डैड, मैं बुरी हूँ जो माइकल लोगों को अपना सच्चा और मुखलिस दोस्त समझ बैठी, और वो जो कहते रहे करती रही बगैर ये सोचे समझे कि ये गलत है। वो बुरी तरह टूटी थी। आप ज़ालिम, रोते हुए, वो भी क़यामत लग रही थी। अली ने नगाहें चुराई, उसकी आंखें भी नम हो गई थी। आई एम सॉरी अंकल, मुझे माफ़ कर दें। वो बगैर कुछ भी जाने मैंने आपसे इतनी बदतमीज़ी की। अली ने सलाम से माफ़ी मांग ली। तो कोई बात नहीं बेटा, तुम अभी भी अपनी जगह ठीक हो, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो उसका रिएक्शन भी यही होता। ओके अंकल, ये बात अब हम तीनों में रहेगी। अब प्लीज़ गाजियान को कुछ ना बताइएगा, और इस माइकल को मैं देख लूँगा।
लेकिन कुछ नहीं अंकल, मैं इस घटिया को देख लूँगा, लेकिन वो बहुत ख़तरनाक लोग हैं। अरसलान साहब ने परेशानी से कहा, आप फ़िक्र ना करें अंकल, मेरा एक दोस्त है डीएसपी, मैं उसकी मदद लूँगा। मेनली शीनाज़ ने पहली बार उसका नाम लिया, कल मैं भी आपके साथ जाऊँगी प्लीज़, आखिरी बार। मगर शीना बेटा, अरसलान साहब ने उसे ऐसे करने से रोका। बेफ़िक्र रहें डैड, आपकी बेटी बहुत बहादुर है, प्लीज़ डैड आने दें अंकल। अली ने भी शीना की तरफदारी की। ओके, अली के कहने पर वो मान गया। फिर अगले दिन अली और शीना मुकर्रर वक्त पर होटल पहुंच गया। माइकल वहाँ से पहले ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। शीना माइकल बेतरबी से उसकी तरफ बढ़ा। शीना ने मुस्कुराकर उसे देखा। माइकल तो पागल ही हो गया उसे हुस्न जाना को देखकर। आखिर 3 साल से उस पर मेहनत की थी, वो पहले से और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। अली और शीना उसके करीब आए। ज़रा अपना मोबाइल देना, एक सेल्फी हो जाए, शीना ने शायद लहजे में उससे कहा। वाई नॉट जाना। माइकल ने जल्दी से मोबाइल निकाल कर उसमें दबाया। जैसे अली ने झपकर शीना के हाथ से ले लिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि माइकल को कुछ समझ ना आया, और जब आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मोबाइल तोड़ने की? अभी तो और भी बहुत कुछ तोड़ना है, अली ने बैनी तेज़ी से लहजे में कहा। माइकल ना समझे से उसे देख रहा था। शीना ने आगे बढ़कर एक ज़बरदस्त चांटा लगाया। क्यों बीच? माइकल गुस्से से आगे बढ़ा, उससे पहले कि अली ने रास्ते में ही उसका हाथ पकड़ लिया। ना ना मुन्ना ना, ये तेरा लंदन नहीं पाकिस्तान है। यहाँ किसी शरीफ लड़की को गंदी नज़र से देखने पर इसकी आँख निकाल देते हैं। देखना चाहोगे कैसे? अरे भाइयों प्लीज़ ज़रा मेरी मदद करो, मारो इस गोरे को, इसने मेरी सिस्टर के साथ बदतमीज़ी की है। आधे इधर छेड़ रहा था। अली की चीखों पुकार पर इर्द गिर्द की मेज़ों से कुछ नौजवान उठकर आए। शीना मासूम बनी खड़ी रही, और इधर माइकल की चीखें पूरे होटल में सुनाई दी। आखिर और इसके साथ बाकी नौजवानों ने माइकल की खूब धुलाई की। जब उसका अच्छी तरह बरकस निकल गया तो अली का दोस्त डीएसपी फैज़ान वहाँ पहुँच गया और माइकल की मज़ीद खतरदारी के लिए उसे अपने साथ ले गया। जब माइकल ने ज़्यादा देर अंजीना से रब्ता नहीं किया तो मजबूरन उसने शीना से रब्ता किया। शीना ने उसे सब बता दिया। वो माइकल पागल लड़की किसी आस में ना रहे, इसलिए शीना ने उसे सब सच बता दिया। सब सुनकर अंजीना शौक में रह गई। उसे शीना से झूठ बोलने पर बहुत नदामत हुई, इसलिए अंजीना ने शीना से माफ़ी मांगी। कैसे उसने उससे झूठ बोला था? शीना ने उसे खुले दिल से माफ़ कर दिया। गाजियान को आज तक इस बात की खबर नहीं हुई। अली ने अरसलान और शाहनवाज साहब को भी मना किया, वो अपने दोस्त को ज़रा भी उदास नहीं देख सकते थे। इसने सायरा बेगम को भी एतमाद में ले लिया था। जब उन्हें सब सच्चाई मालूम हुई तो उसका दिल खुश बखुद शीना के लिए साफ़ हो गया। अली के बच्चे जीना के चलाने पर अली अपने ख्यालों से बाहर आए। किधर है मेरे बच्चे? इधर हैं मेरे बच्चे, उसने शौकी से अंजीना को देखते हुए कहा। मैंने महावतन कहा है मिस्टर। अंजीना ने उसके बाल खींचे। तुम मुझे इस करीब गंजा करोगी? जंगली बिल्ली, जंगली नहीं वलायती बिल्ली। अंजीला ने मज़ीद बाल खींचे। वैसे इतना खोकर क्या सोचा जा रहा है? अंजीला ने उसकी सी राजदारी से पूछा। कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि आज एक के बजाय दो दो रुखसियाँ ना हो जाएं। अली ने उसके खूबसूरत सरापे को निगाहों में समोते हुए कहा। कितनी अजीज़ हंस रही गई थी, अजीज़ हो गई थी वो उसे। वो इन थोड़े दिनों में पहले तो अंजीना को भी समझ नहीं आई, जब आई तो वो चलाई उसके पीछे भागी। अली के बच्चे अली ने कहका लगाया। जीना ने जूता उतारा अपना, मगर वो भागकर 2 लोगों में गुम हो गया। वो बेवजह मुस्कुराने लगी। अली और शीना थे जो उसे माइकल के सराफ से निकाल लाए। सच्ची मोहब्बत क्या होती है उसका एहसास उसे अली ने दिलाया। वो उसके रंग में रंग चुकी थी। अले जीना बेटा वहाँ खड़ी क्यों हो? आओ स्टेज पर। सारा बेगम ने उसे अकेला देखा तो आवाज़ लगाई। जी आंटी आई। वो स्टेज की तरफ मुड़ गई जहाँ शीना और गाजियान आज एक होने जा रहे थे। दोनों के चेहरे अंदरूनी खुशी से चमक रहे थे। शीना अपनी हसीन लग रही थी कि अम्मूजान ने कई बार उसकी नज़र उतारी और उसे घूंघट उड़ाया, और जैसे गाजी काफ़ी जल्द आया था। अम्मूजान और सायरा बेगम उसे देखकर खूब हंस रही थी। जीना भी आकर उनमें शामिल हो गया। अरसलान साहब और शाहनवाज ने अपने बच्चों को यूँ खुश देखकर उनकी दायमी खुशी के लिए दुआ की, और शाहनवाज अपने फैसले पर मुतमईन थे कि बेशक 3 महीनों में शीना ने अम्मूजान के ज़ेरे साया ये साबित कर दिया था कि वो गाजियान के लिए बेहतरीन इंतखाब थी। खत्म शुरू। बहुत ही अच्छा नावल था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मुझे तो बहुत पसंद आया। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी नावल अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अब अगले वीडियो में अगले नावल के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक